आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आपने मुंबई का वो किस्सा तो सुना होगा ना कि कैसे 2 साल पहले बारिश की वजह से जब मुंबई की सड़कें भर गई थीं, तो पानी से भरी उस सड़क पर चलते हुए खुला मेनहोल ना देख पाने के कारण उसमें गिरकर डूबकर एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। इस घटना ने सबको झकझोर दिया था। सबने सिर्फ सुना था, कुछ किया नहीं था। लेकिन इस वर्षा काल में माटुंगा की सड़क पर जब पानी भरने लगा तो तेज बारिश में सड़क के किनारे अपनी छोटी सी फूलों की दुकान की चिंता छोड़कर कांता मूर्ति बहन ने मेनहोल का ढक्कन खोला जिससे पानी की निकासी हो सके। और जानते हैं, इस दौरान लगातार पानी बरस रहा था, सड़कें भी भरी थीं और मेनहोल भी खुला था। किसी और के साथ वो हादसा ना हो, इस वजह से कांताबाई 7 घंटे बारिश में उसी जगह पर खड़ी रहीं और लोगों को खुले मेनहोल की तरफ आने से रोकती रहीं। इनकी कहानी खूब वायरल हुई, बहुत से लोगों तक पहुंची। लेकिन सोचिए, क्या इन्होंने ये काम पहचान बनाने के लिए किया? नहीं ना, समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारी की वजह से किया। श्रोताओ, कोरोना के इस आपदा काल में जब खाद्य वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़े हैं, मैं एक ऐसे भोजनालय संचालक को भी जानती हूँ। भोजनालय बोला है मैंने, रेस्टोरेंट नहीं। वो भोजनालय संचालक उन तक पहुँचने वाले उन लोगों को मुफ्त में भोजन भी करा दे रहे हैं जिनके पास देने को पैसे नहीं हैं। हाँ, अपनी तरफ से ये भी कह रहे हैं कि जब पैसे हों तब दे देना। एक ऐसे भवन निर्माता को भी जानती हूँ जिन्होंने अपनी साइट पर मौजूद आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को लॉकडाउन लगने पर बसों से घर पहुँचाया। लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले करीब 150 मजदूरों को वो घर नहीं पहुँचा पाए। लेकिन उनके खान पान और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था लगातार वही कर रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आपके आसपास भी होंगे। क्या ये किसी स्वार्थ की वजह से ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं। एक कहावत कही जाती है, नेकी कर दरिया में डाल। यानी अपने किए गए परोपकार को हमेशा भूल जाना चाहिए। लेकिन सोच कर देखिए, आपकी की हुई ये नेकियां वक्त ज़रूरत अगर लौट कर वापस आती हैं तो कैसा लगता है? और हाँ, ये लौटती ज़रूर हैं, लेकिन ये नेकियां किसी का उधार होती हैं हम पर। इन्हें उतारते चलना चाहिए, वरना इनका कर्ज हमें चैन से जीने नहीं देगा। कोरोना ने हमें मौका दिया है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें। बहुत से काम ऐसे हैं जो सीधे तौर पर समाज के कल्याण से नहीं जुड़े, मगर उनकी भी सामाजिक जिम्मेदारियां तो हैं ही। यही हमें समझना है। श्रोता साथियों, इस समय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं हमारे मेडिकल एम्प्लॉयज़। जी हाँ, डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पताल में काम करने वाले सभी लोग। हमारे ग्वालियर में स्मार्ट सिटी ने एक कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है जो 24 घंटे अनवरत काम कर रहा है। पिछले 5 महीनों से भी अधिक समय से यहाँ डॉक्टर्स का एक पैनल लगातार शिफ्ट्स में काम कर रहा है और शहर में रहने वाले लोगों के न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन पर है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी वे अपने काम में शामिल रखते हैं। इस कमांड कंट्रोल सेंटर में कैसे काम होता है, डॉक्टर्स किस तरह कमांड कंट्रोल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर से मरीजों की काउंसलिंग करते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की कंट्रोल सेंटर में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रूपा कपूर से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रूपा कपूर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर रूपा
स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर का जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेडिकल क्वेरी के लिए, वहाँ शहरवासियों की समस्याओं का समाधान करती हैं। डॉक्टर रूपा, अपने काम के बारे में पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह का काम है ये कोविड के पैंडेमिक के समय लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये बीमारी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और बहुत भय व्याप्त था उस समय लोगों के बीच में। तो उस समय ये जो मरीज भी थे या आम जनता है, वो लोग हमें इस नंबर पे कॉल करके हमसे जानकारी मांगते थे, किस तरीके से इस बीमारी के लक्षण क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से हमको इसको फेस करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानकारी देते थे, उनको काउंसिल करते थे। और आज की तारीख में जो होम आइसोलेशन से पेशेंट्स है, उन सबकी मॉनिटरिंग हम लोग इसके थ्रू कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग बाहर से आते हैं, उनको जानकारी चाहिए किस तरीके से हमने शहर में आना है, कि किसको कांटेक्ट करना है, तो उनको डायरेक्ट करना, इंसिडेंट कमांडर से लिंक करना, ये सारे काम कंट्रोल सेंटर के थ्रू ही हो रहे हैं, जिसमें हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जितनी क्वेरीज हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं। शहर से बहुत सारी हेल्थ क्वेरीज आपके पास पहुंच रही होगी, क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर का, ये सर्कुलेट किया हुआ है पूरे शहर में। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी इस तरह के नंबर्स को सर्कुलेट करते हैं। रोज जो हेल्थ बुलेटिन निकलता है उसके माध्यम से भी व्हाट्सएप पर लोगों के पास ये नंबर पहुंचता है। तो लगभग शहर के 80% लोगों के पास तो ये नंबर होगा ही। तो लगभग कितने कॉल्स आपको एक दिन में अटेंड करने पड़ते हैं? देखिए, अभी इस समय जो पेशेंट्स पॉजिटिव है, होम मॉनिटरिंग के मिनिमम 300 350 कॉल्स होते हैं हमारे, जो फॉलोअप कॉल्स के लिए होते हैं एक टाइम के। दोनों टाइम का फॉलोअप्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं 650 करीबन हो जाते हैं कॉल। इसके अलावा जो पेशेंट्स के कंफर्म रिपोर्ट्स है, उसके लिए भी हमारे पास कॉल्स आते हैं। और जो क्वेरीज होती हैं पेशेंट की इन जनरल, किसी से भी तरह की प्रॉब्लम होती है, और कंट्रोल सेंटर होने के कारण खाने की कोई दिक्कत है, किसी को मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, या कोई बता नहीं रहा है लक्षण है, तो अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि जांच नहीं करा रहे हैं, या लोग बाहर चले गए हैं, उनके घर में पक्षी लगी हुई है, फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं। तो इस तरह की शिकायतें आती है, तो उसका भी निराकरण हम लोग करते हैं। डायरेक्ट कर देते हैं, जिनके थ्रू होनी है तो उनकी तरफ से हम डायरेक्ट इंसिडेंट कमांडर को इन्फॉर्म करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, तो वो सारी चीजें वहीं से लाइन अप हम कर लेते हैं। डॉक्टर रूपा, आपके काम के बारे में तो हम बात करेंगे ही। पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये जो कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया और ये 24 घंटे काम करता है, तो इसमें जो लोग काम करते हैं उनकी किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, वो किस तरह से 24 घंटा मैनेज करते हैं 24/7? जी, सही कह रहे हैं आप। कंट्रोल सेंटर में राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं। जैसे हमारी सीट है, या जो अंदर कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, वहाँ ड्यूटीज लगी हैं, सबके रोस्टर के हिसाब से फॉलो होता है। 8 to 2, 2 to 8 और 8 to 8 रात में भी डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। 3 शिफ्ट हैं जी, 3 शिफ्ट में। तो इस तरीके से मैनेज हो रहा है पूरा राउंड द क्लॉक। ये शिफ्ट जो है वो कभी किसी को रात की, कभी दिन की, कभी शाम की, इस तरह करनी पड़ती होंगी। और रोटेशन में लगती है हम लोग की ड्यूटी। और चूंकि हम शिफ्ट में काम करते हैं रेडियो के लोग, तो हम जानते हैं कि शिफ्ट में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारी बॉडी क्लॉक बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, और इसके बाद भी वर्क प्रेशर आप लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर होता होगा, परफॉर्मेंस प्रेशर होता होगा। इसके अलावा एक और प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ता होगा। वो प्रेशर आपका नहीं बल्कि जनता का होता है। नो डाउट जनता जो है वो डरी हुई है, डरना जरूरी भी है। तो ये जो डर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा होता है जब, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय जो लोगों के अंदर जो स्टार्टिंग में जो भय व्याप्त था, उस चीज की काउंसलिंग करना हम लोगों का बहुत बड़ा दायित्व हम मानते हैं इस चीज को। और हम लोग के यहाँ जो ड्यूटीज पे डॉक्टर्स लगे हैं, उन्होंने लगातार काउंसिल किया है। मतलब किसी पेशेंट को तो, या किसी व्यक्ति से बात करने में 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। कई बार बहुत आक्रोशित होते हैं, बहुत सारी शिकायतें होती हैं, बट हम लोग उनको काउंसिल करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को। इस समय उनके पास कोई होराइजन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उनको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज है तो उनको बता करके कि हाँ नहीं, आपको बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और आप सुपरविजन में है, और ये चीजें होती हैं, सारे स्टेप्स हम उनको बता देते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो मानसिक तौर पर आप काउंसलिंग करती हैं, ये बेहद कारगर होती है। कभी कोई इस तरह का फीडबैक आपको मिला कि आपने डॉक्टर साहब हमें इतना संबल दिया,
बहुत थैंक यू, या किसी तरह की भी कोई ऐसी बात जो पलट कर आप तक पहुंची हो? हाँ, नहीं बहुत कई केस ऐसे रहे हैं मैम, जी इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो भाव उनके अंदर होता है, जो कृतज्ञता का भाव होता जी। है, मतलब वो फोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू हम लोगों को मिलते हैं। हम्म और लगता है जब वो मिलता है, वो अप्रिसिएशन मिलता है, तो लगता है सारी मेहनत सार्थक हो गई। और वो जो खुशी है जो मिलती होगी आपको, वो आपकी आवाज से अभी समझ में आ रही है। हाँ, नहीं सच्ची बताएं, हम इस समय जो लोगों में भय बहुत था जो चीज के लिए, और डिजीज ऑब्वियसली क्योंकि बीमारी नहीं है, किसी को ज्यादा मालूम नहीं है, और जो इसका इंसिडेंस लेवल जो है, मतलब अचानक से एकदम से जो, अगर अपन ने मॉनिटर नहीं किया, थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तो क्रिटिकल इलनेस तक पहुंच जाता है कंडीशन पेशेंट की। तो उस समय उस स्टेज से बचाने के लिए ही हमारी जो कंट्रोल सेंटर की जो टीम है, जो हेल्थ टीम है, उन सबका जो है, जो मिला जुला सबका सहयोग इसी चीज के, उस लेवल तक पेशेंट पहुंचे ही नहीं। और हमारी सीईओ जो अपने जयती मैम है, उनका तो बहुत अच्छी मॉनिटरिंग है, बहुत वो खुद से पर्सनली भी इंटरेस्ट लेती है इन चीजों में। और हमारे यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अपने सीएमओ सर हैं, बिंदु सिंगल मैम है, राणा सर है, इन सबका मतलब कोई भी पेशेंट अगर किसी ने कहीं से क्वेरी करी है, तो पूरी टीम उसको मॉनिटर करती है जब तक उसको फाइनली सेटल नहीं कर ले हम लोग। अल्टीमेट गोल जो हमारा है कि सुरक्षित रहना चाहिए सबने, और वो चीज अचीव होती है हमारी। अब आते हैं डॉक्टर रूपा के काम पे। डॉक्टर रूपा जैसे ही कंट्रोल सेंटर पहुंचती हैं, तब से क्या ड्यूटीज रहती हैं उनकी, कैसे काम करती हैं? सबसे पहले पहुंच करके डॉक्टर जो हमारे को हैंड ओवर करते हैं चार्ज, उसके बाद जो जो कॉल्स उनके पेंडिंग होते हैं, जो कि भाई कॉल्स आए हैं, सबसे पहले हम कॉल बैक करते हैं उनको, क्योंकि कोई इमरजेंसी हो सकती है। जो भी पेशेंट के उस समय कॉल होते हैं, उनको सबसे पहले कॉल बैक किया जाता है। फिर उसके बाद जो मैसेजेस हम चेक करते हैं कि किनके मैसेजेस जो आए हैं अभी करंटली, अगर हम बात करें होम आइसोलेशन में, तो उन पेशेंट्स के पैरामीटर्स वो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमने उन सबको बोला हुआ है दोनों टाइप के वाइटल्स, जिसमें टेम्परेचर, ऑक्सीमीटर लेवल और पल्स आप भेजें। तो जिसमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो हम तुरंत पहले कॉल बैक करते हैं। उसके बाद फिर जो अपडेटेड लिस्ट हमारे पास आ जाती है कंट्रोल सेंटर से, जिसमें सारे करंट पेशेंट्स जैसे अभी हैं, उन सबको हम लोग कॉल करते हैं, जिनको कल जैसा पॉजिटिव आए हैं, आज उनको होम आइसोलेशन में हमने लेना है। कई लोग शिफ्ट हो चुके हैं इंसिडेंट कमांडर की हेल्थ के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में, जिनकी हालत थोड़ी सी क्रिटिकल थोड़ी हो, या उनको लगता है कि उनको घर पे कोई टेक केयर करने वाली नहीं है। अदरवाइज बाकी सब लोगों को हम लोग पूरे कॉल करके, उनको ट्रैक करके, उनके साथ सारी डिटेल्स हम व्हाट्सएप नंबर उनसे लेते हैं, और उनको सारी हिदायतें, दवाइयाँ और जो एहतियात उन्होंने बरतना है, जो खान पान का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम उनको शेयर करते हैं। उसके बाद हम कॉल करते हैं फिर से कि आप अपने पैरामीटर्स हमको भेजिए। और क्या होता है, व्हाट्सएप कॉलिंग से हमारे को सामने मरीज दिखता है, तो हम बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसकी कंडीशन। कई बार ऐसा होता है, मरीज बोल रहा है कि मैं मास्क लगाया हुआ हूँ, मैं घर के अंदर हूँ, पता लगा मरीज बाहर है। तो कई बार ऐसा हुआ भी है, आपको क्वारंटाइन किया है और आप बाहर है, तो तुरंत इंसिडेंट कमांडर को कंप्लेंट की जाती है कि भाई आप देखिए ये बाहर है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, या लोग बोलते कुछ है और कर कुछ रहे हैं, तो फिर उन पर मॉनिटर हो जाती है, तो तुरंत उनको कंसाइन कर दिया जाता है अकॉर्डिंगली। उसके बाद जैसे अपन ने कॉल कर लिया सबको, उसके बाद हमें सेकंड राउंड होता है शाम वाले डॉक्टर्स का। वो लोग फिर फॉलो अप कॉल्स लेते हैं कि उन सबकी कंडीशन कैसी हैं। फिर सुबह और शाम के पैरामीटर्स में कई बार चेंजेस भी आ जाते हैं। तो ये तरीके का काम है हमारा। बहुत हेक्टिक जॉब होता होगा, क्योंकि लगातार कॉल्स पे रहना, फोन पे रहना, और पूरे टाइम मरीजों की देखभाल करते रहना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता होगा। जो 8 घंटे की शिफ्ट है, जब आप फ्री होते हैं, दूसरे को चार्ज हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद घर जब पहुंचते होंगे, तो घर का भी रूटीन बताइए, क्योंकि घर की भी एक अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, हर व्यक्ति घर में एक अलग तरह की जिम्मेदारी निभा रहा है। तो घर की जिम्मेदारियों को भी कैसे इसके साथ मैनेज करती हैं? हाँ, नहीं ऑब्वियसली घर की जिम्मेदारियां तो सबके साथ जुड़ी हुई हैं, और बीइंग ए मदर आपकी लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं। मदर क्योंकि वो कंसर्न हेल्थ से रिलेटेड और खाने पीने से रिलेटेड मदर का ज्यादा रहता है। घर पहुंचते ही सबसे पहले सारी चीजें बाहर रखे, मैं नीचे से ही फोन लगाती हूँ बच्चों को, गेट खोल के रखते हैं, सीधे में सारा सामान गाड़ी में छोड़ के, जो गाड़ी में छोड़ना है उसका सीधे घर पे गए, वॉशरूम पे गए, शावर लिया, और उसके बाद ही मैं बच्चों से बात करती हूँ। मतलब 6 महीने से यही रूटीन है हमारा। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो लंच साथ में सबके करते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही रूटीन में आते हैं कि नेक्स्ट कार्रवाई, नेक्स्ट शिफ्ट की क्या करनी है घर के बारे में।
8 घंटे की हेक्टिक ड्यूटी देने के बाद तो रेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। जी जी, वो तो जरूरी है। मतलब उस समय फिर अपने परिवार के साथ बैठ करके बातें करें तो फिर सब भूल जाते हैं उस समय। मतलब मुझे लगता है इस परिवार के साथ जो रहने का समय मिला है इसको यूटिलाइज करना चाहिए सबने। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, मैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखती हूँ पैंडेमिक के, कि आप लोगों को घर के अंदर ही रहना है। आप बाहर ड्यूटी पे जाते हैं, जाने अनजाने आप संक्रमित होकर के परिवार में लौटते हैं, तो सबसे पहले अपन हाइजीन का जो ध्यान रखना है, आकर के अपने आप को पूरी तरीके से नहाना धोना और सब करके उसके बाद ही आप परिवार से मिले, क्योंकि ये आपकी ही जिम्मेवारी है उनको सुरक्षित रखना। और मैं आपके माध्यम से शहर वालों को भी यही बात बोलना चाहूंगी, ये आप मत सोचिए कि मुझे मास्क लगाना है, कोई मुझे देख रहा है तो मुझे मास्क लगाना है। ये आपकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपके थ्रू किसी और को संक्रमण नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो लॉकडाउन की स्थिति और जो इतनी गवर्नमेंट जूझ रही है, हम सब परेशान हो रहे, कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा स्टेप अगर हम सब लोग अपनी जिम्मेवारी समझ ले कि हमें सिर्फ 3 नियमों का पालन करना है, जो बहुत ही बेसिक नियम है। सिर्फ मास्क लगाना, आप अपने घर से कदम बाहर रखिए तो सिर्फ मास्क लगाएं, एक चीज ये। दूसरी, अपन को डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है। अब तीसरा है बार बार हाथ धोना, या घर के बाहर है तो सैनिटाइजर यूज करना। ये 3 स्टेप्स जो हैं हमारे इस पैंडेमिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर सब लोग इस छोटी सी बात को अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ करके कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है ये इस तरीके से जो बीमारी फैल रही है वो फैलेगी नहीं। अभी भी क्या हो रहा है, जैसे हम बता रहे हैं कि आपको क्वारंटाइन किया है, आप इसको मान लीजिए ना, मुझे क्वारंटाइन कर दिया है तो मुझे इस नियम को फॉलो करना है। आप छुप के बाहर जा रहे हैं, जाने अनजाने आप एक ऐसा काम करें जिससे कितने लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। और हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति जो है वो तो ये कहती है कि किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना है, दुखी भी नहीं करना है। जब दुखी करने में हम खुद दुखी हो जाते हैं तो ये तो इतनी बड़ी बीमारी हम ट्रांसफर करेंगे। आप ये तो कुदरत का नियम है, अगर आप कष्ट देंगे तो कष्ट आप तक आएगा ही। आपने सिर्फ ये देखिए ना, जाने अनजाने हमने कुछ ऐसा काम कर लिया जिसका भोगना हमको ही पड़ता है। आखिर तो हम सभी लोग लॉकडाउन में आ जाते हैं, क्योंकि हम सब एक कश्ती पे सवार हैं। किसी की भी गलती का भुगताना हम सबको ही भुगतना है। तो इसलिए अच्छा है सजग होकर के इस दुनिया की कश्ती में आराम से तय करते हुए निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना एनर्जी मैं डॉक्टर रूपा में देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी ट्रांसफर होती होगी जिनसे आप बात करती होंगी उन तक भी। थैंक यू मैम। पब्लिक डीलिंग में होते हुए हमें बहुत तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, क्योंकि कंट्रोल सेंटर में आप एक ऐसे नंबर पर हमेशा मौजूद रहते हैं जहां आपको सामने वाले को एंटरटेन करना ही है। तो क्या कभी ऐसा होता है जो अनवांटेड कॉल्स जिसको हम बोलते हैं वो आती हैं, आपको परेशान किया जाता है? क्या जनता की तरफ से ऐसी भी चीजें हो रही हैं? नहीं मैम, इस तरह के कॉल्स तो नहीं आते, बट हाँ वो लोग खुद परेशान होते हैं, जैसे किसी की रिपोर्ट नहीं मिल रही है या किसी को पास कोई संसाधन नहीं मिल पा रहा है, तो वो परेशान होकर कॉल करते हैं। तो मुझे लगता है वो जेन्युइन है और कंट्रोल सेंटर हमारा उनकी हेल्प के लिए बना है। तो उसमें विचलित होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर हम भी ऐसे उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो उनको कौन डील करेगा। आई थिंक इस सेंटर पे बैठ के, इस सीट पे बैठ करके और बहुत ही संयमित और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ हम सब बैठते हैं। और मुझे लगता है वो ही इस कंट्रोल सेंटर का उद्देश्य है। डॉक्टर रूपा कपूर, आपसे बात करके पूरे समय हमें यही महसूस होता रहा कि स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर में काम करने वाले सभी लोग हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, और हमारी भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो बनती ही है कि अपने शहर के लिए और आप जैसे लोगों की सहूलियत के लिए सुरक्षित रहें, घर में रहें। जी मैम, थैंक यू मैम। आपसे बहुत अच्छी बातें हुई डॉक्टर रूपा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप थी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रूपा कपूर। श्रोता साथियों, बेरोजगारों के लिए शासन द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत चयनित केंद्रों पर बेरोजगारों को भिन्न भिन्न प्रकार के स्किल्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इसके बाद कहीं न कहीं इनके प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाती है। ये कौशल विकास केंद्र कैसे काम करते हैं और किस तरह इनमें बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ये जानने के लिए हमने बात की रेलवे कौशल विकास केंद्र के संचालक लक्ष्मण सिंह चौहान से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।
आप कौशल विकास का एक केंद्र चलाते हैं, अपने केंद्र के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, एक्चुअली उसका नाम ITRC कौशल विकास केंद्र है, जो कि रेलवे स्टेशन 4 नंबर प्लेटफॉर्म तरफ स्थित है, ग्वालियर में। उसमें जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, उनमें से कुछ योजनाओं पर हम काम करते हैं। हमें रेलवे की तरफ से वो प्रीमाइसेस जो बिल्डिंग है जिसमें हम पढ़ाते हैं, जिसमें लैब है, बच्चों को दिए जाने वाले इक्विपमेंट्स हैं, तो वो बिल्डिंग जो हमको रेलवे की तरफ से दी गई है, वो कौशल विकास योजनाएं चलाने के लिए सरकारी योजनाएं चलती हैं, कोई भी प्राइवेट नहीं। उसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को एक सिलाई मशीन का, जो कि सिलाई मशीन जो फैक्ट्रीज में लगती है, बड़ी मशीन जो होती है, बाकायदा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है तक। उसके बाद जॉब जो हम करवाते हैं तो उनको एक तरीके से ट्रेनिंग मिल जाती है कि वहां पर जाके उनको दोबारा उनसे जो ट्रेनिंग ना लेना पड़े इंडस्ट्री में। मतलब एक प्रशिक्षित लेबर तैयार करते हैं आप। जी बिल्कुल, इसको सरकार ने काफी प्रोत्साहन दिया है और आगे भी बढ़ाया है मोदी साहब ने कौशल विकास योजनाओं को। तो उस पर हम धरातल पे काम करने का काम करते हैं। ये आपने बताया कि कंप्यूटर और सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में यदि कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है या ये ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसको क्या करे? जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, टैली हुआ, MS ऑफिस हुआ, जावा हुआ, .NET हुआ, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। वो उनकी पढ़ाई के आधार पर हम उनको सिखाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है जो 12th पास है, वो चाहता है कि C+ सीखना, लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर की, या टैली सीखना या बेसिक सीखना, तो हम उनकी पढ़ाई जो की हुई है बच्चे ने, जैसे कोई 5वीं पास भी आता है हमारे यहाँ, हम उसको भी वहाँ पढ़ाते हैं। हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की, उनको ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इसलिए उनसे सिर्फ मार्कशीट ली जाती है, उनका आधार कार्ड लिया जाता है जो मैंडेटरी है, उसके फोटोग्राफ रहता है बच्चे का, और बैंक पासबुक जरूर लेते हैं हम, क्योंकि कई योजनाओं में ऐसा देखा गया है कि सरकार द्वारा फंड आता है, तो वो उनके अकाउंट में जाता है बच्चों को। तो पैसा डायरेक्ट हम लोगों के पास नहीं आता, उसके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और मार्कशीट। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। रजिस्ट्रेशन आपके केंद्र पर आकर के कराया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह के हम कैंपेनिंग भी करते हैं कॉलेजेस में, या अल्ट्रा पुअर जहाँ पर बच्चे लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पर हम जाके कैंपेनिंग करते हैं। हम हमारा स्टाफ जाता है, हमारा मोबिलाइजर जो टीम है, वो जाके जागरूक अभियान चलाते हैं हम लोग। ये जो छोटे छोटे कोर्सेज आप कराते हैं, इनकी अवधि कितनी होती है और कितनी उम्र होनी चाहिए प्रतिभागी की? जी, अभी मैंने जागरूक अभियान का आपको जिक्र किया, तो जागरूक अभियान बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है इसमें। यही नहीं पता है हम लोगों को कितनी योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं को लाभ कहाँ तक पहुंचना चाहिए और लाभ में क्या क्या लाभ है, हमारे पास क्या क्या मिलेगा इससे हमको। हम योजनाओं को बताएं कि आप इसमें कई योजनाएं अलग अलग रहती हैं, उसमें उम्र जो एवरेज देखी गई है वो 18 साल से 35 साल है। किसी किसी योजनाओं में 45 साल भी रहती है। अवधि रहती है 1.5 महीने से 4 महीने, किसी में 3 महीने, किसी में 2 महीने। की अवधि के अलग अलग योजनाओं में अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं और इन्हें एक से ज्यादा भी किया जा सकता है। जैसे कोई एक प्रतिभागी है, वो एक कोर्स उसने कर लिया, वो चाहता है कि थोड़ा और सीख ले, तो दूसरा कोर्स भी कर सकता है क्या? जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कई लोगों ने सुनी हुई है, ये बहुत सारी योजनाओं में से एक योजना है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नाम जिसको दिया गया। अब बच्चे ने एनरोलमेंट कराया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, उसकी उम्र 18 साल है और उसने एनरोलमेंट कराने के बाद 1.5 महीने पढ़ाई की, क्योंकि उसकी अवधि लगभग 1.5 महीने ही होती है, 45 दिन लगभग। उसने पढ़ाई कंप्लीट की। अब वो बच्चा कहता है सर मुझे ये चीजें क्लियर नहीं हुई है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। तो हम उन लोगों को पर्सनल लेवल पे दोबारा पढ़ाते हैं बिना रजिस्टर्ड किए, क्योंकि उनको समझाना है। सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं दूसरी ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, सर्टिफिकेट भी लेना चाहता हूँ, तो उसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में एनरोलमेंट नहीं मिल सकता। मिनिमम 6 मंथ तक उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन वो चाहता है कि दूसरे श्रम मंत्रालय की ट्रेनिंग होती है, सीखो और कमाओ होती है, माइनॉरिटीज की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग मैपसेट की ट्रेनिंग होती है, उन लोगों में अगर वो चाहता है कि मैं इसमें एनरोलमेंट लेना चाहता हूँ, तो वो उसमें लेके सीख सकता है। मतलब अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग वो ले सकता है, विभिन्न योजनाओं में शामिल हो सकता है, लेकिन एक ही ट्रेनिंग को दोबारा नहीं ले सकता। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद जो एक कुशल कारीगर निकल कर बाहर आता है, रोजगार इनको प्रदान करने के लिए क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? कई योजनाओं में बच्चों को पैसे अकाउंट में दिए जाते हैं, कई में कम दिए जाते हैं, लेकिन ये 100% तय है कि
हर योजना में कुछ न कुछ उनको मिलता ही है। और फीस कुछ देनी पड़ती है क्या? एक भी रुपया नहीं लगता। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आप सारे श्रोताओं को बता दूं कि इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे मांगता है तो वो गलत है, वो कोई रुपया उनसे नहीं ले सकता। दूसरी चीज, उल्टा आपके बैंक अकाउंट में कुछ और पैसे डाले जाते हैं। डाले जाते हैं। रोजगार की तरफ कैसे आप इनको लेके जाते हैं? इसमें हमारा ऑलरेडी कई कंपनियों से, जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिस संबंधित क्षेत्र की जिसमें पढ़ाया जा रहा है, उसकी कई कंपनियों से हमारा टाइप है ऑलरेडी। वो 100 बच्चे, 500 बच्चे एक साथ वो लोग एक्वायर करते हैं कि भाई हमको ये बच्चे चाहिए जॉब के लिए, आपके पास है बच्चे तो हमको दीजिए। तो हमारे पास ऑलरेडी ये 12 महीने जगह रहती है जॉब के लिए, बच्चों के लिए, बशर्ते बच्चा बाहर जाना चाहे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि ग्वालियर क्षेत्र में उतना ज्यादा स्कोप नहीं है जॉब का। मैं फोकस करता हूँ ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कि बच्चों को पहले आइडेंटिफाई कर लूँ कि कौन सा बच्चा बाहर जाना चाहता है। कि बाहर ज्यादा स्कोप है, मैं सबको सलाह भी देता हूँ कि बाहर आप जाइए जॉब का। कोशिश करता हूँ कि ग्वालियर में उनको मिले, लेकिन उतनी सैलरी मिल नहीं पाती है। बाहर मतलब ग्वालियर से बाहर? ग्वालियर से आउट ऑफ स्टेशन। और ये 100% तय है कि हमको प्लेसमेंट कराना पड़ता है। सरकार की तरफ से हमको नॉर्म्स एंड कंडीशन में होता है, वो अब पैसा नहीं देती सरकार अगर हम उनको प्लेसमेंट नहीं देंगे। जो प्रशिक्षण आप प्रदान कर रहे हैं, इस प्रशिक्षण के बाद आपको रोजगार प्रदान करना ही है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है जी। इसमें और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो सर्टिफिकेट मिलता है सरकार का मिलता है। दूसरी बात ये है कि जब भी वो सरकारी नौकरी में अप्लाई करता है या कहीं भी जाता है तो पहला प्रेफरेंस सर्टिफिकेट के तौर पर उसको मिलता है, जो सरकारी सर्टिफिकेट रहता है। दूसरा, जो सर्टिफिकेट वो लोन निकाल सकता है। हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे लोन लेना है, कैसे आपको अगर अपना धंधा चालू करना है, जो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जिसको, वो अगर उसको बनना है तो हम उसकी अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे आपको लोन मिलेगा, कितना मिलेगा। मतलब अपना उद्यम भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आप किसी और रोजगार में नहीं जाना चाहते हैं तो अपना उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपको ऋण प्रदान करेगी, लोन प्रदान करेगी। और इस लोन की शर्तें क्या होती हैं? ये लोन वही रहता है जो बिजनेस लोन कहते हैं हम इसको। वो लोन में सब्सिडी भी मिलती है, जो भी वो रहता है नॉर्म्स एंड कंडीशन उद्योग विभाग का, वो उसको पूरा करना पड़ता है फॉर्मेलिटी की मैं ये धंधा डालना चाहता हूँ। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो भी हम बताते हैं इसको कैसे बनती है। हम सारी चीजें उसको सिखाते हैं, एक एक चीज। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ उस व्यक्ति तक, आखिरी पंक्ति तक कैसे पहुंचेगी, हमारा मेन उद्देश्य रहता है। उसमें हम काम करते हैं दिन रात। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, अपना उद्यम भी स्थापित करना चाहते हैं तो उनके पास किसी प्रकार का कौशल नहीं है। ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को इस तरफ उन्मुख करें? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो बच्चे उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको सबसे पहले फोकस करना है कि हमको क्या बनना है आगे जाके, और उसी लाइन में अपने ट्रैक पे चलना है। अगर उसको चीजें नहीं समझ में आती, क्या हो रहा है, क्या आगे चलना है, कैसे चलना है, गाइडेंस नहीं मिलता है, उसके लिए सरकार अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए हैं और बना भी रही है। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप मेरे पास आए। सबसे पहले हम काउंसलिंग ही करते हैं बच्चे की। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उससे पहले हम काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। हमारे पास 3 है, कंप्यूटर का है, सिलाई का है और मैकेनिकल का है। तो हम इनके अलावा किसी में रुचि है तो हम किसी और सरकारी सेंटर पे हम उसको भेजना, अगर वो चाहता है कि हम वहाँ जाना चाहें तो हम भेज सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ उसको अगर जो काम पसंद आ रहा है तो हम भी उसको काउंसलिंग के तौर पर हम उसके बाद क्लियर कर देते हैं कि हमारे ये है तो आप इसमें आगे बढ़ो। पूरे भारत में एकमात्र कौशल विकास केंद्र रेलवे का यही है। हम लोग सर्टिफाइड टीचर रखते हैं, निजवर्ड सर्टिफिकेशन रहता है, उनके पास ट्रेनिंग रहती है। हमारे जो ट्रेनर्स रहते हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराते हैं हम पहले सरकार के द्वारा। TOT बोला जाता है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। वो कराने के बाद हम उनको पढ़वाते हैं, उन्हीं की टीचर से हैं। मैं एड्रेस और मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को शायद नहीं अपन डिस्कस किया एड्रेस। 4 नंबर प्लेटफॉर्म तरफ मालगाड़ी का रैक उतरता है, उसके सामने बिल्डिंग बनी हुई है कौशल विकास केंद्र की। लक्ष्मण सिंह चौहान जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप थे लक्ष्मण सिंह चौहान। श्रोता साथियों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे। खुद का ध्यान रखना भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर एक व्यक्ति ठीक से हाथ धोता है, सोशल डिस्टेंसिंग रखता है, तो वो
सिर्फ खुद को नहीं बचा रहा होता बल्कि उसकी वजह से अनेक लोग और बच जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।